देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। उस पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ जब हम देश की परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, आज जरूरी है कि हम ग्लोबल परिस्थिति को भी समझें और उसमें हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया में करीब 2 करोड़ 68 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं और ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में 10 लाख से अधिक केसेस पूरी दुनिया में नोट किए जा रहे हैं। और उसमें भी सबसे मुख्य इशू यह है कि अगर आप देखें कि जो सर्जेस पूरी दुनिया में नोट की गई हैं, तो जहां एक समय सर्ज में 8,92,000 के करीब केसेस थे, जो कि हमने जनवरी 2021 में नोट किया। इसी तरह अप्रैल के माह में 9 लाख के करीब केसेस एक सर्ज के रूप में नोट किया गया और 6 अगस्त के समय पर जहां 8,20,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर रिपोर्ट होते थे, उनको नोट किया गया। तो अगर पिछले 24 घंटों का डेटा हम वर्ल्ड लेवल पर एनालाइज करें तो एक एरिया ऑफ कंसर्न इमर्ज होकर आता है कि करीब 17,17,482 केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। और इसको फर्दर अगर हम डिटेल में एनालाइज करें तो देखते हैं कि जिसमें 4 देश ऐसे हैं जो कि अराउंड 58% ऑफ जो दुनिया के सारे कोविड केसेस आ रहे हैं पिछले हफ्ते में, वो उन 4 देशों से आ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स से अराउंड 28.8%, यूके से 12.5%, फ्रांस से 10.1% और स्पेन से 6.7%। यहाँ मुख्य विषय यह है कि नॉट ओनली यही कंट्रीज हैं, ओवरऑल हर कॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज के अंदर एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 1,21,000 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे, वह 4 हफ्ते होते होते 3 लाख के करीब पहुंच गया है। और जो एक मुख्य विषय है कि अगर हम पिछले 24 घंटे का यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर 5,12,000 केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट किए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी अप्रोक्सीमेटली 2.7 टाइम इंक्रीज इन केसेस और हम देखें कि ऑन एन एवरेज 1,30,000 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए और पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न इज कि वहां पर 3,19,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह फ्रांस में भी केसेस 2.25 टाइम्स बढ़े हैं पिछले एक महीने के अंदर और 2 लाख से अधिक केसेस पिछले 24 घंटे में फ्रांस में नोट किए गए हैं। इसी तरह अगर हम स्पेन का डेटा देखें तो पाते हैं कि वहां पर 6.7 टाइम्स इंक्रीज इन केसेस पिछले एक महीने में नोट किया गया है और ओवरऑल 69,000 केसेस इस पर्टिकुलर कंट्री में नोट किए जा रहे हैं। यह विषय हम आप सबके सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि जिस तरह से वायरस का इन्फेक्शन का स्प्रेड हम पूरी दुनिया में नोट कर रहे हैं, जरूरी है कि इंडिया जो अभी तक हमारी सिचुएशन है उसको समझते हुए हमें फील्ड लेवल पर क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं, हमें इन्फेक्शन स्प्रेड को कैसे रोकना है, उस पर हमें कंटिन्यूड मिशन मोड पर कार्य करने की जरूरत है। इसी तरीके से हम सबको पता है कि पिछले कुछ एक माह से हमारे सामने नए चैलेंज के रूप में एक न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन भी डिटेक्ट किया गया है, जिसकी अगर ओवरऑल दुनिया की परिस्थिति देखें तो एक माह के अंदर ही करीब 121 देशों में 3,30,000 से अधिक ओमिक्रॉन के केसेस नोट किए गए हैं और टोटल 59 डेथ्स अब तक रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से मुख्यतः डेथ करीब 53 डेथ यूनाइटेड किंगडम, 1 यूनाइटेड स्टेट्स, 4 जर्मनी और 1 ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट की गई है। और अधिक केसेस की संख्या को अगर हम एनालाइज करें तो पाते हैं कि अधिकतम केसेस यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, नॉर्वे और कनाडा में पाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही एक और एरिया ऑफ कंसर्न हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे। इसमें यहां देखते हैं तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन कई देशों में अब जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है वहां पर ओमिक्रॉन की परिस्थिति, यानी कि जितने वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग किए जा रहे हैं उसमें कितने % सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस डेटा को अगर हम देखें तो पाते हैं कि साउथ अफ्रीका में 96% केसेस ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में 59%, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में 41% और फ्रांस में करीब 11% ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि जहां एक तरफ एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में साउथ अफ्रीका में केसेस में एक सर्ज के बाद फिर से केसेस में कमी नोट की जा रही है। ऐसा लगता है कि केसेस की संख्या में एक विजिबल कमी आई है, लेकिन उसी के साथ ही और दूसरे देश है, जैसे इससे पहले हमने आपको बताया है, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो और फ्रांस हो, वहां पर अभी भी एक कंटिन्यूड सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन के बारे में जो अपना पिछला अपडेट 28 दिसंबर को दिया,
उसमें उन्होंने बताया है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसमें पाया जा रहा है कि इट हैज ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा वेरिएंट, और इसका डबलिंग टाइम 2 से 3 दिन है। और साथ ही ये देखा जा रहा है कि यह पर्टिकुलर वेरिएंट अब कई देशों में एक डोमिनेंट कोविड का वेरिएंट बनके हमारे सामने आ रहा है, जैसे कि हमने इससे पिछली स्लाइड में आपको दिखाया है। यूनाइटेड किंगडम हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, उन देशों में यह बाकी वेरिएंट को रिप्लेस कर मेजर डोमिनेंट वेरिएंट के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसी के साथ ही यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका और डेनमार्क से जो इनिशियल डेटा आया है उससे यह पता लगता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में एक रिड्यूस रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट। लेकिन साथ में डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा है कि उसकी डिजीज की सीवियरिटी या उससे संबंधित मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट, यह डेटा अभी फर्दर आने की जरूरत है। इसको फर्दर एनालाइज करके ही एक निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। डब्ल्यूएचओ ने यह भी बताया है कि चाहे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हों या इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हों, यह अभी भी ओमिक्रॉन के लिए कंफर्टेबल पाए जाते हैं, इनसे हम मैनेज कर सकते हैं, इनसे ये अभी भी इफेक्टिव हैं। लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में बी एबल टू लेस न्यूट्रलाइज द ओमिक्रॉन वेरिएंट, यह एक प्रिलिमिनरी डेटा के द्वारा पता लगता है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि चाहे पीसीआर टेस्ट हो, चाहे हमारे रैपिड एंटीजन टेस्ट हो, वह अभी भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए यूज किए जा सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देश की परिस्थिति ओमिक्रॉन वेरिएंट के संबंध में देखें तो देखते हैं कि करीब 22 स्टेट्स में 961 के करीब ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस पाए जा रहे हैं, जिसमें से 320 केसेस अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। और मुख्यतः अगर देखें तो अधिकतम केसेस दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरला और तेलंगाना इन स्टेट्स में पाए गए हैं। इसी के साथ ही हमने जैसे इससे पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस, यानी कि जब 24 नवंबर को पहली बार साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात की गई और उसके बाद 26 नवंबर को जब इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में डिक्लेयर किया गया, तभी से कंटिन्यूड बेसिस पर देश पर इस पर निगरानी और इससे संबंधित क्या कार्य करना है उस पर कार्य चल रहा है। पिछले हफ्ते हमने इस विषय में चर्चा की थी। उसके साथ ही कंटिन्यूड बेसिस पर 13 दिसंबर को केरला और मिजोरम में जहां की हाई पॉजिटिविटी थी या अधिक संख्या में केसेस नोट किए जा रहे थे, वहां पर सेंट्रल टीम्स ने जाकर स्टेट को रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। इसी तरीके से स्टेट्स को एडवाइस दी गई है कि कंटेनमेंट मेजर्स जिले में बहुत जरूरी हैं, जिसमें कि पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्शन इंपोज की जाए जहां पर कि टेस्ट पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा हो, या हॉस्पिटल बेड्स की ऑक्यूपेंसी, चाहे वो ऑक्सीजन बेड हो और आईसीयू बेड्स हो, उनकी ऑक्यूपेंसी में 40% से अधिक की बढ़ोतरी नोट की जाए। यहाँ ये इसलिए जरूरी है कि हम अगर रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्शंस और रिक्वायर्ड मैनेजमेंट पर ध्यान दें तो हम केसेस को बढ़ने से रोक सकते हैं, उसकी संख्या में कमी ला सकते हैं। इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस और कंटेनमेंट मेजर्स पर कार्य करने के लिए हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें कोविड के विषय में, ओमिक्रॉन के विषय में और किस तरह से देश के हेल्थ सिस्टम को फर्दर अपग्रेड करने की जरूरत है, उस पर कार्य करने की जरूरत है और स्टेट लेवल पर क्या क्या कार्य होने उस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसी के साथ ही सेक्रेटरी हेल्थ के लेवल पर सारी स्टेट्स के साथ वीसी करते हुए उनको भी क्या क्या हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कार्य करने हैं उस विषय में अवगत कराया गया है। साथ ही जैसे जैसे केसेस में थोड़ा सा अधिक संख्या में नंबर नोट किया गया है तो स्टेट को फर्दर गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए 10 सेंट्रल टीम भी 25 दिसंबर को 10 स्टेट्स में भेजी गई हैं, जिसमें मुख्यतः झारखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार स्टेट्स हैं। और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपनी जो 27 दिसंबर की लास्ट एडवाइजरी इशू की है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिक्वायर्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क की बात की है, उसको एक पकड़बंदी के तरीके से फील्ड लेवल पर इंप्लीमेंट किया जाए। हमने इस विषय में पहले भी चर्चा की है। ओवरऑल कोविड और ओमिक्रॉन की परिस्थिति को समझते हुए देश में और दुनिया में केसेस किस गति से बढ़ रहे हैं या किस तरीके से फैल रहे हैं, उसको समझ के, इमर्जिंग एविडेंस को समझकर डेली बेसिस पर 25 नवंबर से ही माननीय हेल्थ मंत्री साहब के लेवल पर एक मीटिंग की जाती है, जिसमें कि कंसर्न सीनियर ऑफिशियल्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसमें कि इस इमर्जिंग एविडेंस को समझते हुए फील्ड पर किन किन कार्यों को करने की जरूरत है उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है और उनको क्रियान्वयन का कार्य किया जाता है। स्टेट्स को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 27 दिसंबर को अपनी जैसी एडवाइजरी इशू की है, उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ इंटरवेंशन बताए थे जो 21 दिसंबर वाले लेटर में,
उन पर हर स्टेट को अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हाईलाइट करते हुए कार्य करने की जरूरत है, जिसमें मुख्यतः कंटेनमेंट एक्टिविटीज को बहुत एक सुदृढ़ तरीके से फील्ड पर किया जाए, जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस इन टर्म्स ऑफ नाइट कर्फ्यू हो, लार्ज गैदरिंग्स की रेगुलेशन हो, उस पर कार्य किया जाए। साथ ही टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन्फेक्शन कंट्रोल को मैनेजमेंट करने के लिए। तो टेस्टिंग जो है वह गाइडलाइंस के प्रकार से हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और उसी तरह से सर्वेलेंस को फील्ड पर एक सुदृढ़ तरीके से करने की आवश्यकता है। क्लिनिकल मैनेजमेंट, साथ ही बेड कैपेसिटी का एनहांसमेंट और लॉजिस्टिक जैसे कि एम्बुलेंस या और हमारे होम आइसोलेशन के मैनेजमेंट को उसको कार्य को भी कैसे किया जाए उसके बारे में स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है। हम सबको पता है कि एक मेजर टूल हम लोगों के सामने वैक्सीनेशन है, तो साथ ही उससे संबंधित 100% कवरेज ऑफ फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज वैक्सीनेशन फॉर एलिजिबल बेनिफिशियरीज को भी एक मिशन मोड में कार्य करने की कंटिन्यूड बेसिस पर आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो कि हमारी कोविड की लड़ाई में सतत हमारे सपोर्ट में रहा है वह है कम्युनिटी का एंगेजमेंट। कम्युनिटी में अवेयरनेस लाते हुए, कम्युनिटी में जो ऑनगोइंग चैलेंजेस उनको सामने रखते हुए उस पर देश को मिलकर कलेक्टिवली कैसे कार्य करना है और मुख्यतः कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कैसे इस्तेमाल करके हमें इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकना है, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। MHA की इस एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि मॉनिटरिंग के लिए जरूरी हो तो चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 144 के तहत या कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इंडियन पिनल कोड या कोई भी लीगल प्रोविजन हो, उसको इस्तेमाल करते हुए अगर किसी कारणवश आफ्टर हैविंग क्रिएटेड रिक्वायर्ड अवेयरनेस हम पाते हैं कि कहीं पर भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से संबंधित उन एक्टिविटीज का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट लेवल पर रिक्वायर्ड कार्य किया जाए। देश में वैक्सीनेशन को कंटिन्यूड बेसिस पर आगे ले जाया जा रहा है। अब तक देश की अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन को हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट डोज के द्वारा। 84.16 करोड़ डोजेस फर्स्ट डोज के रूप में दी जा चुकी हैं। 59.67 करोड़ डोजेस सेकेंड डोज के रूप में देते हुए देश के 63.5% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन को कवर करते हुए देश ने अब तक 143.83 करोड़ डोजेस टोटल एडमिनिस्टर की हैं। हमारे फील्ड लेवल जो वर्कर्स हैं उनके कंटिन्यूड एफर्ट्स के चलते हम लोग अब 68 लाख के करीब वैक्सीन डोजेस प्रति रोज एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस एक माह में ही, पिछले माह में अब तक हम 19.72 करोड़ डोजेस अब तक देश में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। इसी के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अपने एड्रेस में यह फिर बताया था कि कोविड-19 वैक्सीन अब 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी 3 जनवरी से शुरू की जाएंगी। साथ ही जैसे कि हमने इस विषय में कई बार इस मंच पे भी चर्चा की है कि हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे देश की एक बहुत बड़ी संपत्ति हैं, तो उनके लिए प्रिकॉशन डोज के रूप में वैक्सीन डोजेस को भी 10 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। साथ ही हमारे वह नागरिक जो कि 60 साल से अधिक आयु के हैं और जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी यानी कि कोई एग्जिस्टिंग बीमारियां भी हैं, उनको भी प्रायोरिटाइज करते हुए उनको ऑप्शन दी जाएगी कि वह भी प्रिकॉशन डोज को 10 जनवरी से ले सकें। इसी के साथ ही देश में हमारी जो वैक्सीनेशन जो चिल्ड्रन प्रिकॉशन डोज जो हमारी शुरू होगी, वह इससे पहले जैसे मैंने बताया है उसके लिए रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट प्रोसेस, सेल्फ रजिस्ट्रेशन जैसे कि इससे पहले अलाउड था, और फैसिलिटेटेड रजिस्ट्रेशन यानी कि आप जाकर साइट पर जाकर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर उन डोजेस को लगवा सकते हैं। वह एक ऑपरेशनल गाइडलाइन उस पर कार्य चल रहा है। इसी के साथ ही जो प्रिकॉशन डोज हम पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हों या हमारे एल्डरली पॉपुलेशन हो, उनको रिमाइंड कराने के लिए कि प्रिकॉशन डोज नाउ दे में बी एलिजिबल, तो उनको हम SMS के द्वारा भी उनको बताएंगे। और साथ ही अगर उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भी रिक्वायर्ड बदलाव करते हुए प्रिकॉशन डोज का मेंशन किया जाएगा। इसी के साथ ही जो हमारी ऑनगोइंग बैटल है कोविड-19 के अगेंस्ट, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको फर्दर मजबूत बनाने के लिए माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब के लेवल पर बताया गया था कि कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स 2 वैक्सीन और मोलनुपिरेविर एक दवाई का भी हमारे ड्रग कंट्रोलर ने उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। और ये दोनों वैक्सीन जो हैं कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स, इनको 18 साल से अधिक लोगों को अलाउ किया जाएगा। और पहली वैक्सीन जो है वह प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है जिसको कि बायोलॉजिकल ई नाम की एक कंपनी बना रही है। दूसरी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही है। इसी तरीके से मोलनुपिरेविर जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है, उसको भी इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया गया है। यह पाया गया है कि यह ड्रग पर्टिकुलरली एडल्ट पेशेंट
जिनको कि हाई रिस्क ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन, यानी कि जिनमें डिजीज के बढ़कर और कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना है, उसके लिए यह काफी यूजफुल हो सकती है। और यह ड्रग देश में 13 कंपनीज के द्वारा बनाई जाएगी और एक मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन के तहत ही इसको मेडिकल स्पेशलिस्ट द्वारा प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। इस विषय में बात करते हुए हम आप सबके सामने फिर से लाना चाहेंगे, जब माननीय प्रधानमंत्री ने देश को एड्रेस किया था तो उन्होंने कुछ मुख्य अंश कहे थे, जिसमें एक अंश था कि हमें अभी भी विजिलेंट रहने की जरूरत है। हमें अभी भी जरूरत है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर कार्य करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि शुरू से ही कोविड की जो देश की लड़ाई है वह साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक ओपिनियंस और साइंटिफिक मेथड्स पर बेस्ड थी। और हम लोगों ने कंटिन्यूअसली, देश के हर नागरिक ने, स्टेट्स ने, सबने मिलकर इस लड़ाई को टायरलेसली शुरू से लड़ा है और हम अपने देश को बचाने के लिए रिक्वायर्ड कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब इस बारे में बात कही थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये एफर्ट हैं, जो देश में अब तक एफर्ट हुए हैं, ये एफर्ट प्रूफ हैं हमारे हेल्थ सिस्टम की, टीम डिलीवरी की, डेडिकेशन के, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के एफर्ट के, और साथ में एक कॉमन मैन के ट्रस्ट के, जिसने साइंस के डिसिप्लिन को इस्तेमाल करते हुए देश की इस लड़ाई में हर समय अपना सहयोग दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कोरोना की लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। जैसे इससे पहले हमने डेटा के रूप में भी दिखाया कि पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस अब काफी अधिक संख्या में नोट हो रहे हैं। हर देश में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है और कुछ हद तक पिछले 3-4 दिनों से हमारे देश में भी कुछ संख्या में वृद्धि नोट की गई है। तो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें विजिलेंट रहने की बहुत जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम समझें कि वायरस म्यूटेट कर रहा है, और जब वायरस म्यूटेट कर हमारे सामने एक नया चैलेंज रख रहा है तो जरूरी है कि हम अपने स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को और मल्टीप्लाई करें और इस चैलेंज को लड़ने के लिए हर तरीके से तैयार रहें। एक मुख्य विषय जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा था कि पूरे कोविड की लड़ाई में सबसे मुख्य विषय था कि अगर एक इंडिविजुअल अपनी जो भी गाइडलाइंस है कोविड के मैनेजमेंट की, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने की, वो अगर इंडिविजुअल फॉलो करे तो कोविड नहीं फैल सकता। तो उसके लिए जरूरी है कि आज फिर हम आपके द्वारा सबसे अपील करना चाहेंगे, जहां एक स्थाई पर केसेस में कुछ बढ़ोतरी नोट की जा रही है, हम फिर से मिशन मोड में आए और ध्यान रखें कि हम कोविड के केसेस को अपने प्रांत में बढ़ने ना दें। और दूसरा विषय है कि जब भी हमें वैक्सीनेशन ड्यू, हम वैक्सीनेशन कराएं। उन्होंने यह भी कहा था कि जब हम 2022 को वेलकम कर रहे हैं तब जरूरी है कि हमारे उस एंथुसियाज्म में, उस एंजॉयमेंट में हमारे लिए केयरफुल रहने की भी जरूरत है। इस विषय में हमने कई बार बात की है कि हम इस मंच पे यह सर आपके सामने इसलिए प्रस्तुत करते हैं कि जब हम अवेयर होंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है, हमें लड़ाई से कैसे अपने आप को जीतना है। तो हमें यह समझना है कि हम सावधान रहें। हमें यही समझना है कि पिछले 2 साल से हमने जो सीखा है उसी को हमें बार बार आजमाना है। वही हमारी सफल अप्रोच रही है, चाहे टेस्ट हो, चाहे ट्रैक हो, ट्रीटमेंट का फॉलोअप हो, या वैक्सीनेशन हो और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, इन पर ही हमें काम करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम जिस तरह से केसेस में वर्ल्ड वाइड वृद्धि नोट की जा रही है उसको समझते हुए सुरक्षित रहें, सावधान रहें और रिक्वायर्ड एक्शन कंटिन्यूड बेसिस पर लेते रहें कि हम कोविड के इन्फेक्शन को फैलने से रोक पाएं। धन्यवाद। Thank you, Dr. Thank you, Lavji. Dr. Bhargav. Thank you. So can we have the presentation? Yeah. Next So now the purpose of these 5-6 slides today is to the purpose of this presentation today is to apprise you of COVID immunity. First of all, how do we get it? How we have got it, either after an infection or after a vaccination. So the question remains, how long does that last? And that is what we will put before you in a scientific perspective. Now we know the whole virus SARS-CoV infects an individual in natural settings. This virus elicits 3 kinds of responses. One is antibody mediated, the second is cell mediated immunity, and then there is immunological memory. And measurement of antibody titer alone does not capture the entire protection. So that is very clear. However, it is well known, and we will be talking about some of that data, the durability of immunity post-infection persists for about 9 months.
So if you get an infection, for 9 months, you are generally protected. And what is the evidence? The evidence is the following, and this is global evidence. Immunological memory for SARS-CoV lasts for more than 8 months after natural infection. This is from USA, published in Science. Then there is antibody and cellular response more than 9 months after infection from China. Then longitudinal investigations in USA of multiple studies have shown that the antibody responses persist for more than 13 months post-infection. And the systematic review of 10 studies from Israel, England, Denmark, USA, Austria, and Italy have that more than 90% reduction in reinfection up to 10 months. So you're protected. बहुत ही सत्कारयोग ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਓ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮਰਾਲੇ ਦਾ, ਖੰਨੇ ਦਾ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ। याद करो 300 साल पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर के वेले दिल्ली फतेह की सी। असी इस अंदोलन का सूत्रधार पंजाब सी, इसकी जिंद जान पंजाब सी, ते पंजाब ने एक बार फिर दिल्ली फतेह की है। पंजाब ने यही नहीं किया। पंजाब ने वो काम किए ने जिहड़े दुनिया के इतिहास में, दुनिया के किसी भी देश में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इत्थे जरमाने आया करते सी लुट्टण इस देश को, माल सवाल लुट के धीआं भैणां नाल बंदी बना के लिजाया करते सी। ते तुसीं पंजाबी सी जिन्हां ने उन्हां दा मूंह भन्निया और धीआं भैणां नूं सारा माल सवाल लुट के घरों घरी पहुंचाया, उन्होंने भी घरों घरी पहुंचाया। तुसीं पंजाबी हो। देश की आजादी च सब तो बड़ा योगदान तुहाडा है। अज जे देश आजाद है तो 10 लाख पंजाबियों दीआं लाशां उत्ते उतरिया होया आजाद भारत है। चाहे इथों पश्चिमी पंजाब में जाते पंजाबी वड्डे गए, चाहे पश्चिमी पंजाब चो पूर्वी पंजाब में आते पंजाबी वड्डे गए। थोड़े बहुते बंगाल में भी कतलो गारत हुई, पर आजादी की लड़ाई में सब तो बड़ी आहुति तुसीं दी। यही नहीं, पिछले दिन करनाल की घटना की जांच कर रहा एक हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज, उन्हें मैनू समन कर लिया। मैनू उन्हें एक गल सुनाई, रोंगटे खड़े होते सी। वो कहता किते सरकार ने कह दिता भी कोई जुडिशियल अफसर काले पानी जिन्हों असीं कहने अंडेमान निकोबार उत्थे जाके ड्यूटी करनी चाहता, मैं अप्लाई करता। वो कहना मैं उत्थे चला गया, उत्थे दियां कंधां ते लिखे हुए नो, उत्थे दियां गल्लां सुन के मैं 3 रातां रोई गया, सोया ही नहीं। वो आजादी दे परवाने पंजाबी जिथे तुहाडे फांसी ते चढ़ियां विच तुहाडी गिनती 94% है, उत्थे तुसीं काले पानी दी सजा कट्टण वाले भी 96-97% हो। वो किसी नूं याद नहीं आउंदे
किस तरह की सजा कट्टी, जिहड़ा फांसी चढ़ गया वो फांसी होगी, उसकी तो मौत हो गई, रोज की सजा नहीं उन्हें कट्टी। जिहड़े काले पानी वाले से उन्होंने बेड़ी पहनाई जाती सी, हुक्म आउंदा सी सवेरे ते शाम टट्टी पेशाब जाना है, जे दिन विच किते पेशाब किया एक भांडा हुंदा सी उहदे च करना पैंदा सी और अपना पेशाब भी आप ही पीना पैंदा सी। वो कहंदा कुछ वो आजादी के परवाने कोलू चलाउंदे सी, जे गर्मी आ गई गर्मी का तुपका धरती ते नहीं डिगना चाहिए, उस थाली च डिगू जिहदे विच उहने खाना खाना। उन्होंने मन की इच्छा तीव्र इच्छा है, मैं समझदा मेरे वर्गा बंदा जिहड़ा 80 नूं टुकिया है, मेरी उम्र हुण आराम करन दी है, मेरी उम्र इहो जिहे कामां दी नहीं, पर क्योंकि तुहाडा सारे नाल मान है, मैनूं आ सारे ने हुक्म कर दिता, मैं इन्हां दा हुक्म मन लिया। हार्ट पेशेंट सवेरे पक्का गोलियां का खा के घरों तुरदा, शाम फिर पक्का मार के गोलियां खानियां पैंदियां तां नींद आउंदी है, पर नींद फिर डिस्टर्ब हो जाती। जदों मैनूं याद आउंदा है सोहना फुल्लां विचों फुल गुलाब नहीं जी सही हो, सोहना देशां विचों देश पंजाब नहीं सही हो है, नहीं रहा मेरा पंजाब। मेरा पंजाब गरीब हो गया, मेरा पंजाब निराश हो गया, मेरा पंजाब अज दे राजनेतावां तो दुखी हो गया। इस इहो जी स्थिति विच वो तैयारी कर रहे हैं भी तुहानूं शराबां दे के, तुहानूं पैसे दे के, कोई लालच दे के, कोई पार्टीबाजी का पंगा खड़ा करके, हिंदू सिख का सवाल खड़ा करके, हिंदू मुस्लिम का सवाल खड़ा करके एक बारी गद्दी ते बैठ जाइए तो मुड़ के 5 साल डंडे नाल इन्हां नूं फिर कुट्टीए। अज उन्हां नूं इस गल का ख्याल नहीं, जे तुसीं राज पाग संभाल भी लिया 2 साल बाद जिहड़ा मर्जी राज संभाले, जे उन्हें कुछ ना किया ये पंजाब च बगावत हो जानी है, जिहड़ी मैं पहला कहा, या नशिਆਂ नाल मर जाएंगे या साडे बच्चे सातों बागी हो जाएंगे। क्यों नहीं चिंतित होंदे? ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन बाप दादा गहां उन्हां दी पीढ़ी दे विच राजनीति रहू, जे कोई होर ना लऊ तो फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਜਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। तरह तरह के ऊल जलूल प्रचार करके ਜਿਹੜੇ लोग पंजाब ਨੂੰ बचाਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ करो। ਕਈਆਂ ਨੂੰ कई पार्टियां का इशारा ਹੁੰਦਾ है, वो चिक्कड़ सुट्टी ਜਾਂਦੇ ਨੇ, गल ਵਿੱਚ कुछ तंत नहीं ਹੁੰਦਾ, पर वो इसलिए निंदा करते हैं भी ये ਜਿਹੜੇ पंजाब ਨੂੰ सुधारन की गल करते हैं उखड़ जान। मेरे साथी बैठे ने, बड़ा औखा काम है पंजाब ਨੂੰ बचाना है। अज मेरा ये मनना, मैं सारा पढ़िया स्टडी किया है, 1 लाख करोड़ रुपये तो बाद वध हर साल जिहड़ा कुदरत ने सानू सोमे बख्शे ने वो लुट के राजनेतावां दे घरां च जांदा है। रेते ते की लगदा? कुदरत ने बख्शिया, बजरी कुदरत ने बख्शी है। रेता ते बजरी का बिजनेस 25,000 करोड़ का है, साडे खजाने 400 करोड़ होंदा है। कौन करदा है बिजनेस? राजनेता। शराब का बिजनेस पंजाब का जे सही अर्थां चले 60,000 करोड़ तो वधदा है। साडे कोल किन्ना होंदा खजाने च? 1700-1800 करोड़। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में घट्टो घट 10 ਤੋਂ 15,000 करोड़ रुपया होर होना चाहिए।
है ये भी राजनेतावां दे कोल। आ जिहड़ा केबल माफी है ये भी राजनेतावां दे कोल। जिन्ने कुदरत ने सोमे पंजाब नूं बख्शे वो सारे ते कब्जा राजनेतावां दा राज भाग खातर नहीं, अपने घर पालण लई। हुण तुसीं समझना है, तुसीं ਜਿਹੜੇ बैठे हो ये मेरी लड़ाई नहीं, इन्हां बत्तियां दी लड़ाई नहीं, हर घर की लड़ाई है। जे तां उही तो पहला होंदा रहा उही करना है तो तैयार हो जाओ, 2 साल के बाद लंघने नहीं। या कन्ना च तेल पा लो, जो मर्जी आखी जान उस पर कोई असर ना करो। अपनी किस्मत बदलने वास्ते, पंजाब नूं बचाउण वास्ते इकट्ठे होकर मुहिम चलाइए। इत्थे अज इकट्ठे होए हो, तुसीं काफी गिणती च होए हो। हर चौथे पंजवें दिन पंजाब के किसी न किसी कोने में वड्डा इकट्ठ होना चाहिए जिथे लोगों को प्यार करना चाहिए। हर चौथे पंजवें दिन होना चाहिए। जिहड़े तुसीं बैठे हो, नौजवान बच्चे बैठे ने, टोलियां बनाओ, पिंडां विच निकलो, लोकां नूं इह सुनेहा दिओ कि साडा पंजाब है, असीं अपना पंजाब बचाउणा, असीं अपने पंजाब का भविख बचाउणा, असीं अपने बच्चे बच्चियां का भविख बचाउणा है। ਉਹਦੇ ਲਈ मैं योगदान पाउणा है। टोलियां बना के पिंड पिंड निकल जाओ। पंजाब और पंजाबियत की परछाई अब देखें एबीपी साझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। एबीपी साझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। एबीपी साझा, जोश, जज्बा, जुनून।